बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाउंडेशंस ऑफ मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 1 से हमारा आज का आर्टिकल है सम असम्पशंस एंड आइडियलाइजेशंस। इसको और हम यूज़ किया करेंगे मैकेनिक्स की स्टडी के अंदर। तो हमारे पास कुछ असम्पशंस या आइडियलाइजेशंस होती हैं, इनका एक्चुअल में तो कोई वजूद नहीं होता, लेकिन उनको हम किसी हद तक जो है ना उनको कंसिडर कर सकते हैं, उनको जो है ना ऑब्जर्वेशन में ला सकते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है पार्टिकल। पार्टिकल को डिफाइन करेंगे। पार्टिकल हमारे पास क्या है? एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट ऑफ मैटर हैविंग नेग्लिजिबल डायमेंशंस, जिसकी डायमेंशंस को निगलेक्ट किया जा सकता है। यानी कि इनफिनिटेसिमल पार्ट जैसे आप लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा पार्ट जो आप लेते हैं ना, उसको आप किसका नाम देते हैं? एक पार्टिकल का नाम देते हैं। सम ऑथर जो है ना पार्टिकल को इतना डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उन 10 चीज़ों को जो ऑब्जेक्ट्स हो गए उनके अंदर जो बिल्कुल जिसकी डायमेंशन को निगलेक्ट किया जा सकता है, वो वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसको पार्टिकल का नाम देते हैं। ठीक है। आइडियल वन है, ये भी कोई एग्जैक्ट कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आइडियल वन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉडी, अ मैटर विच ऑक्युपाइज अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ स्पेस। ठीक है, उसको हम किसका नाम देंगे? बॉडी का नाम देंगे। या हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ली जा सकती है जो लिमिटेड पोर्शन ऑफ स्पेस को जो है ना ऑक्युपाई करती है। हमारे पास एक ऐसा मैटर जो कि ऑक्युपाई करता है लिमिटेड पोर्शन ऑफ स्पेस, उसको किसका नाम देंगे? हम बॉडी का नाम देंगे। इसमें बॉडी में हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, एक बॉडी के तौर पर ट्रीट होगा। ठीक है। फिर आपके पास कोई भी जो है ना टेबल है, टेबल एक बॉडी के तौर पर ट्रीट होगा। कोई भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लेते हैं, ठीक है, स्टोन्स हैं, वो एज ए बॉडी ट्रीट होंगे। ठीक है। और कैन ऑफ वाटर है, वो भी आपका जो है ना, या आप कैन ऑफ जूस कर लें, वो भी आपका एज ए बॉडी ट्रीट होगा जब उसको अंडर ऑब्जर्वेशन लाया जाए। ठीक है। तो किसी चीज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, एक्सेप्ट हर चीज़ जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन लाई जाएगी, जो एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ स्पेस को ऑक्युपाई करेगी, उसको हम किसका नाम देंगे? एक मैटर होगा हमारे पास, उसको हम बॉडी का नाम। ठीक है। आगे से जो बॉडी होती है उनकी डिफरेंट टाइप्स हमें डिस्क्राइब की जाती है। टाइप्स ऑफ बॉडी की तरफ आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ बॉडी का क्या मतलब है? हमारे पास के 3 तरह की बॉडी जो है ना इन एक्चुअल हम स्टडी करते हैं, दैट इज द रिजिड। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है रिजिड बॉडीज। सेकेंड हमारे पास आ जाती हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज जी। थर्ड पे हमारे पास आ जाती हैं फ्लूइड बॉडीज जी, फ्लूइड बॉडीज। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास रिजिड बॉडीज का क्या क्राइटेरिया है। रिजिड बॉडीज हमारे पास ऐसी बॉडीज होती हैं कि जिनके अंदर किसी भी आप 2 पार्टिकल्स को लेते हैं, देन उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होता कि जब आप रिजिड बॉडी को के अंदर कोई भी आप उसमें डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है। आपने उसको तोड़ना नहीं है, ठीक है, आपने उसके पार्ट्स को अलग नहीं करना, लेकिन आपने क्या करना है, उस रिजिड बॉडी पे कुछ ऑर्डिनरी फोर्सेस अप्लाई करनी है। ठीक है। और बॉडी विच नेवर चेंज अंडर दी जो है ना ऑर्डिनरी फोर्सेस, दैट इज नोन एज अ रिजिड बॉडी। ठीक है। द बॉडी विच नेवर चेंजेस इट्स फॉर्म और शेप अंडर दी ऑर्डिनरी फोर्सेस। उस पर ऑर्डिनरी फोर्सेस आपने अप्लाई करनी है, या एक्सेप्टेबल फोर्सेस भी ने कहा जा सकता है। ठीक है। देन ऐसी बॉडी हमारे पास क्या कहलाती है? रिजिड बॉडीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ सकती हैं? रॉड्स आ सकती हैं। ठीक है। अंडर द ऑर्डिनरी फोर्सेस ये अपनी जो है ना शेप को चेंज नहीं करती। मेटालिक बॉल्स आप ले सकते हैं। ठीक है। मेटालिक बॉल्स आपके पास आ जाएंगी, एंड डायमंड एक्सेप्ट, और भी आप डिफरेंट इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं एक्सेप्ट। ठीक है। तो ये सारी हमारे पास एक रिजिड बॉडी को डिस्क्राइब करें। रिजिड बॉडी को एक और तरह से डिफाइन किया जाता है। जब हम इसको रिजिड बॉडी को डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे, देन वहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक रिजिड बॉडी को अगर आप मैथमेटिकली इन डिस्टेंस फॉर्म बताना चाहते हैं तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होता है कि एक बॉडी को रिजिड बॉडी तब कहा जाता है जब उसमें मौजूद हर 2 पार्टिकल्स का, हर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, उनके दरमियान डिस्टेंस फिक्स रहता है। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट था आपके पास, उस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, लाइक इस तरह से आपके पास ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, आप इसको रिजिड बॉडी कब कहेंगे? जब इसके अंदर कोई से भी 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो आपके पास फिक्स रहता है। ठीक है। एक पॉइंट ये ले लिया, ए ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया हमने, इसको हमने बी का नाम दे लिया। अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर तो डिस्टेंस फिक्स रहता है, ठीक है, इन केस आप इस ऑब्जेक्ट को, सिर्फ बॉडी को आप क्या करते हैं,
थोड़ा सा उसको मूव करते हैं, थोड़ा सा आप रोटेट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, आप उसकी पोजीशन को चेंज कर, उसको डिस्प्लेसमेंट देनी है आप, ठीक है। आपने उसको तोड़ना नहीं है, आपने उसको काटना नहीं है, ठीक है। टर्निंग जो है ना यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं है, अलाउड नहीं है, आपने ब्रेकेज अलाउड नहीं है, ठीक है। बॉडी पे जस्ट डिस्प्लेसमेंट करनी है। डिस्प्लेसमेंट आपकी दो तरह से होती है, एक ट्रांसलेशन, एक रोटेशन, ठीक है। अंडर द ऑर्डिनरी फोर्स, या इस पे आप फोर्सेस अप्लाई करें, आप किसी चीज को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपने जो है ना इस पे स्टेप्स लगाने हैं। तो आपका क्या हुआ कि आपने इस बॉडी को यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरह मूव कर दिया, देन आपका क्या हुआ कि इन दो पॉइंट्स का जो हमने पहले से लिए इनके दरमियान डिस्टेंस फिक्स रहा, ठीक है। देन वो क्या होती है, आपकी एक रिजिड बॉडी होती है। यहाँ एक सिंपल सी आप एग्जांपल ले लें, एक आप मेटालिक बॉल्स की आप एग्जांपल ले रहे हैं, आप जो है ना रॉड्स के बॉल्स क्या होते हैं, अब आप देखें, आप एक बॉल की पोजीशन चेंज करते हैं, आप एक बॉल को उठा के जहां मर्जी ले जाए, ठीक है, क्या उसके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसको हम एज ए रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं और उसके हर दो पार्टी उसको इस तरह से मेडअप किया गया है कि उसके हर दो पार्टिकल्स के दरमियान जो है डिस्टेंस फिक्स रहता है। बिल्कुल उसी तरह आप अगर रॉड्स ले लें, ठीक है, आयरन रॉड्स आप ले लें, उन रॉड्स को आप उनकी पोजीशन को चेंज करें, आप उनको ट्विस्ट करें, उनका कभी भी जो है ना उनके कोई से भी दो पॉइंट जो आपने फिक्स किए हुए होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती हैं डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल से आपको रिजिड ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफॉर्मेबल बॉडीज ऐसी होती हैं जो अपनी पोजीशन जो है ना चेंज कर देती हैं अपनी शेप को। द बॉडी विच चेंजेस इट्स फॉर्म अंडर सम नेचुरल इफेक्ट्स, ठीक है। नेचुरल इफेक्ट्स के अंडर भी इसको चेंज कर सकता है। और ऑर्डिनरी फोर्सेस, जो ऑर्डिनरी फोर्सेस के अंदर अपनी फॉर्म को चेंज कर देती है, अपनी शक्ल को बदल देती है, तो ऐसी फोर्सेस हमारे पास क्या कहलाती हैं? ऐसी फोर्सेस को हम नाम देते हैं डिफॉर्मेबल फोर्सेस, सॉरी, ऐसी बॉडीज को हम किसका नाम देते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी का नाम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएंगी, लाइक रबर ले लें आप, ठीक है। रबर अपनी जो है ना चेंज कर देता है, जो हालत होती है उसकी शेप को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल रबर हो गई आपकी, ठीक है, रबर अपनी जो है ना शेप को चेंज कर देता है। देन आपके पास कोई स्प्रिंग आ जाए, स्प्रिंग भी अपनी चेंज कर देता है, आप उसको खींच सकते हैं, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। रबर है, आप उसको खींच सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। कोई भी इलास्टिक जो आपकी जो है ना स्ट्रिंग्स आप ले लें, इलास्टिक स्ट्रिंग आपकी जो है ना रिजिड बॉडी के तौर पे कंसिडर नहीं की जाएगी। इसी तरह से आपका कोई भी इलास्टिक जो मटेरियल होगा जो डिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक बॉडी के तौर पे ट्रीट होगा, ठीक है, जो डिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, जो अपनी हालत को बिगाड़ सकता है। ऐसी फोर्स जो हमारे पास बॉडीज होती है उनको हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडीज कहते हैं। तो जो हमारी पोजीशन अपनी शेप को चेंज नहीं करेगी अंडर द ऑर्डिनरी फोर्सेस, उनको हम क्या कहेंगे? ठीक है, रिजिड कहेंगे। और जो चेंज कर लेंगी, ठीक है, नेचुरल इफेक्ट आता है। नेचुरल इफेक्ट की एग्जांपल क्या है कि आप कोई भी रबर ले लें, ठीक है, एक अगर लो आप रबर ले लें, जैसे रबर शीट्स होती हैं आपके पास, आप उनको धूप में रख दें, ठीक है, आप जूं जूं धूप की जो है ना शिद्दत बढ़ती जाएगी, वो अपनी जो हालत है उनको बिगड़ती जाएगी, वो एक जो है ना एक किस्म का मादा में चेंज होती जाएगी, वो एक फ्लूइड सा बनता जाएगा, डिफॉर्म होती जाएंगी, उन्होंने अपनी शक्ल बिगड़ गई है उनकी। यही बात जो है ना आपके पास आती है कि कोई भी इस तरह की आपकी बॉडीज जो अपनी शक्ल को नेचर के अंदर या कुछ ऑर्डिनरी फोर्सेस के अंदर चेंज कर लेते हैं, हम उनको डिफॉर्मेबल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी जो है ना, जैसे आजकल जो आपके पास यूजेज होती हैं, क्ले यूज होती है, ठीक है जी, डिफॉर्म में जैसे आपके पास क्ले यूज होती है, ठीक है, तो क्ले को आप क्या करते हैं, आप बच्चे खेलते हैं उससे क्या करते हैं, उसको डिफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको जोन सी भी शेप चाहते हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। वो एक ऑर्डिनरी सी फोर्सेस लग रही होती हैं, ठीक है, और उनके अंडर वो उसकी शेप्स बना रहे होते हैं और उनसे कंस्ट्रक्शंस कर रहे होते हैं, मतलब जो है ना वो चीज़ें बना रहे होते हैं उसके साथ। तो वो हमारे पास कैसी बॉडी, एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फ्लूइड। फ्लूइड बॉडीज हमारे पास किस को रिप्रेजेंट करती हैं? फ्लूइड बॉडीज हमारे पास लिक्विड्स में होती हैं या गैसेस में होती हैं, ठीक है। द बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सी बॉडीज होती हैं जो लिक्विड्स और गैसेस की फॉर्म में, उनको हम फ्लूइड बॉडीज कहते हैं, ठीक है, फ्लूइड की फॉर्म में हमारे पास आ जाती हैं। लाइक अगर आपके पास कोई भी जो है ना, आप कह लें कि कोई भी जो स्टोरेबल आपके पास फ्लूइड में फॉर्म है, कैंस आ गए आपके पास जूस के, उनके अंदर क्या है? फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड के पास करने का जो हमारे पास होती हैं, और आप ले लें सिलेंडर्स ले लें, उनके अंदर क्या होता है? गैसेस होती हैं, उनकी मूवमेंट के बारे में जो है ना फ्लूइड बॉडीज उनको कहा जाता है कि उनके अंदर फ्लूइड पाया जाता है,
ठीक है। तो ऐसी बॉडीज जो लिक्विड्स और गैसेस की फॉर्म में होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कंसर्न होगा, यहाँ पे हमारी मैकेनिक्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स जिसे हम नाम देने जा रहे हैं, जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पे डिपेंड करेगी, उसके अंदर हम जिन बॉडीज को कंसिडर करेंगे वो रिजिड बॉडीज होंगी हमारे पास, ठीक है। अनलेस स्टेट ना किया जाए, जब तक बताया नहीं जाएगा, कोई मेंशन नहीं किया जाएगा फलां किस्म की बॉडी है, तब तक हम इसको एज अ जनरल केस इसको रिजिड बॉडी ही कंसिडर करेंगे। तो हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पे इसको स्टडी करना है, रिजिड बॉडीज को कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन जो है हमारी फर्दर ऑन यूज होगी कि किस टाइप की बॉडीज को हमने लेके चलना है, हमने रिजिड बॉडीज को लेके चलना है, जो अंडर द ऑर्डिनरी फोर्सेस, अंडर द नेचर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। लेकिन इसका कंसेप्ट भी एक आइडियल वन है, ठीक है। कोई भी बॉडी ऐसी है ही नहीं कि जिसको तोड़ा ना जा सकता, जो अपनी हर किसी ना किसी अंडर आप फोर्सेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने इसीलिए अंडर द ऑर्डिनरी फोर्सेस लिखा है, ताकि ऑर्डिनरी फोर्सेस के अंडर वो अपनी जो है ना शक्ल को ना बिगाड़े। अदरवाइज तो अगर कोई आपको कहता है कि कोई ब्रिज है, तो वो उसको रिजिड बॉडी के तौर पे जब हम कंसिडर करते हैं तो सामने वाला आपसे कह सकता है कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली इसकी एग्जांपल वो दे सकता है कि सैलाब आया और सैलाब की वजह से पुल टूट गए, ठीक है। ब्रिजेस सारे जो है टूट गए हैं। अगर आप कह रहे थे वो रिजिड है, तो वो क्यों भी टूटे हैं? हम तो रिजिड को नाम देते हैं ना, उनमें दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता। वजह यही है कि अंडर द ऑर्डिनरी फोर्सेस, ठीक है, ऑर्डिनरी फोर्सेस के अंडर जो उस जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है वो फोर्सेस, ठीक है। जैसे वो डिफॉर्मेबल वाली बॉडीज हमारे पास आ रही थी। सो दैट्स वाई इस चीज़ में आपने डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉडी की मोशन। अब बॉडी के मोशन को हम दो तरह से स्टडी करते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। सेकंड हमारे पास आ जाती है डायनामिक्स, जी। यानी कि बॉडी की मोशन को हम दो तरह की मैकेनिक्स की दो तरह की ब्रांचेस के अंदर स्टडी करते हैं। एक हमारे पास आ जाता है स्टैटिक्स और एक आ जाती है डायनामिक्स। यानी स्टैटिक्स के अंदर हम किन बॉडीज की स्टडी करते हैं जो रेस्ट की हालत में होती हैं, ठीक है। इनके अंदर हम स्टडी करेंगे बॉडीज एट रेस्ट, बॉडीज एट रेस्ट, ठीक है, वो रेस्ट की हालत में होंगी। उनको किस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है? उनको स्टैटिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है, ठीक है। वो बिल्कुल अपनी जो है ना साकन हालत को बरकरार रखते हुए होंगी, वो रेस्ट की हालत में होगी, और उनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई करके उनकी स्टडी करेंगे कि उनके साथ क्या क्राइटेरिया। उसी स्टैटिक जो बॉडीज एट रेस्ट होती हैं उनके साथ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ना वो रिलेट करता है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बॉडीज एट मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। बॉडीज जो कि मोशन की हालत में होती हैं, स्टडी ऑफ बॉडीज इन मोशन, ठीक है, या मूविंग बॉडीज हम जो है ना इनकी स्टडी करते हैं, बॉडीज इन मोशन, ठीक है, वो हरकत कर रही हैं। ये आपकी स्टडी आ जाती है इन डायनामिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अब यहाँ पे देखें, अब मोशन को जब हम स्टडी करेंगे, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है, तो बॉडी के मूव करने में दो तरह के कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। एक तो ये है कि बॉडी को मूव करने के लिए क्या वजह बनी, कॉज, ठीक है। बिकॉज ऑफ कॉज इसकी जो है ना दो टाइप्स में इसको पार्टीशन किया जाता है, पार्टीशनिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉज, ठीक है, क्या वजह बना है, ठीक है, कॉज या इफेक्ट क्या था, ठीक है, वजह क्या थी, इफेक्ट क्या था, इसकी वजह से हम डायनामिक्स की पार्टीशनिंग करते हैं, ठीक है। क्या कॉज को, वजह को कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। लाइक डायनामिक्स के अंदर फोर्स जो है, ठीक है, जब भी आप किसी बॉडी के अंदर देखते हैं तो कॉज, वजह क्या बनी, इफेक्ट क्या बना कि बॉडी ने मूव करना शुरू किया, ठीक है। यानी कि किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की गई, जब आपने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की उसने मूव करना शुरू किया, ठीक है। फिर अब फोर्स अप्लाई करने से वो वजह जो है उसको अगर आप कंसिडर करते हैं कि इतने न्यूटन की फोर्स लगाई गई, ठीक है, देन वो एक आपकी जो है ना आपका एक पार्ट हो गया, एक अलग से बात तो हो गई आपकी। फिर आपने फोर्स अप्लाई कर दी, आपने नहीं देखा कितनी अप्लाई की, आपने उस बॉडी का फैक्ट देखा बस, ठीक है। फोर्सेस को कंसिडर नहीं किया कितनी फोर्स लगी, आपको फोर्स लगाने से मतलब ही नहीं है कितनी लगती है, आपको बॉडी के ऊपर इफेक्ट से मतलब है। जब आपको सिर्फ बॉडी के ऊपर इफेक्ट से मतलब होता है और आपको बॉडी की ऊपर लगाई जाने वाली जो वजह बनी है कितनी फोर्स लगी है उससे जब मतलब नहीं होता, देन हम उसके अंदर होते हैं, उसको हम काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो दो ब्रांचेस हमारे पास बन जाती हैं, काइनेटिक्स, डायनामिक्स को मजीद क्लासीफाई करते हैं हम काइनेटिक्स के अंदर, एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, ठीक है।
इसमें हमारा क्या क्राइटेरिया आता है कि कॉज को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यानी कि कितनी फोर्स जो है ना रिलेशन फोर्स के साथ लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो काइनेटिक्स के अंदर लिया जाता है और काइनामेटिक्स के अंदर नहीं लिया जाता। काइनामेटिक्स के अंदर हमें कोई कंसर्न नहीं है कितनी फोर्स लगी, हमें बस फोर्स लगने से मतलब है, बॉडी के मूव करने से मतलब है, और हमें उसके जो है ना कितनी फोर्स लगी है उससे मतलब ही कोई नहीं है। ठीक है, उसकी स्टडी हम काइनामेटिक्स के अंदर करते हैं। तो काइनेटिक्स क्या है? मोशन एंड फोर्स आर related to each other. Motion and force is related. जब हम मोशन एंड फोर्स को रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, कितनी फोर्स लगाई जाएगी, यानी कि कॉज को कंसिडर किया गया, ठीक है, दैट इज कॉज ऑफ मोशन इज कंसिडर्ड। कॉज ऑफ मोशन इज कंसिडर्ड, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, देन इन दैट केस हम क्या कहते हैं, हम काइनेटिक्स के अंदर बात करें। मोशन एंड फोर्स इज रिलेटेड, वो रिलेट कर जाती है, कितनी फोर्स लगी। जब इस चीज़ को हम कंसिडर करने लगते हैं देन हम काइनेटिक्स के अंदर होते हैं। और जब हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते, काइनेमेटिक्स के अंदर क्या क्राइटेरिया आ जाएगा हमारा, ओनली मोशन इज कंसिडर्ड। हमें बॉडी के मूव करने से मतलब है, उस पर कितनी फोर्स लगी, किस तरह से लगी, उससे हमें कोई मतलब। इज कंसिडर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जस्ट हमें मतलब क्या है, बॉडी के मूव करने से। रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा, बॉडी की मोशन किस तरह से होती है। बॉडी के मोशन को हम मैकेनिक्स के अंदर जब स्टडी करते हैं, तो मैकेनिक्स आपने क्या पढ़ा था कि मैकेनिक्स बेसिकली फोर्स और सिस्टम ऑफ फोर्सेस का बॉडी के ऊपर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर जो इफेक्ट होता है, उनके बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो हम मैकेनिक्स के अंदर बात कर रहे होते हैं। फिर उस मैकेनिक्स के अंदर जो बॉडी की मोशन होती है, ठीक है, उसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक हमारे पास क्या होती है, बॉडीज एट रेस्ट होती हैं। ठीक है, स्टैटिक्स के अंदर हम उसको देख लेते हैं, यानी कि बॉडीज एट रेस्ट होंगी, वो साकन हालत में होंगी, और उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और डायनामिक्स क्या होगी, बॉडीज इन मोशन होगी अंडर द एक्शन ऑफ अंडर द फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस एक्ट अगर उन पे करेंगी तो बॉडीज मोशन में आ जाएंगी, स्टैटिक्स में आ जाएंगी ऐसी बॉडीज जो फोर्सेस के अंडर भी रेस्ट की हालत में होती है। ठीक है, एक तो ओरिजिनली भी रेस्ट की हालत में और फिर फोर्सेस के अंडर भी रेस्ट की हालत में होती है, देन उनकी स्टडी हम स्टैटिक्स के अंदर करते हैं। अब पार्टीशनिंग की जाती है नेक्स्ट आगे से डायनामिक्स की विद रिस्पेक्ट टू द कॉज और इफेक्ट। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, कॉज क्या बनता है, वजह। फोर्स है, जाहिर है किसी भी बॉडी ने मूव करना है तो उसकी वजह क्या बनती है, उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की जाती है। जब तक उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को बरकरार रखती है, तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई की जाती है, देन वो मूव करती है। तो वो फोर्स कितनी अप्लाई की जाती है, उस वजह को, ठीक है, या उस बॉडी की मूव करने की वजह क्या चीज़ बनी है, जब उसको हम कंसिडर करते हैं तो तो इस चीज़ की स्टडी हम किसके अंदर कर रहे हैं, काइनेटिक्स के अंदर। मोशन एंड फोर्स इज रिलेटेड, दैट इज कॉज ऑफ मोशन इज कंसिडर्ड। एंड जब हमें किसी इस बात से मतलब ही नहीं होता कि बॉडी को मूव करने के लिए क्या चीज़ वजह बनी है, ठीक है, कॉज ऑफ मोशन इज इररिस्पेक्टिव केस। ठीक है, इन दैट केस ओनली मोशन इज कंसिडर्ड एंड वी आर डीलिंग इन द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स दैट इज काइनामेटिक्स। ठीक है, तो इसकी स्टडी हम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, यही तीन आपके कंसेप्ट जो हैं, इन्हीं की तीन पार्टीशन के अंदर, क्योंकि गोरी के अंदर आपके जो है ना चैप्टर्स की पार्टीशन की गई है। साथ साथ जिस तरह हम चैप्टर्स को करेंगे, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये चैप्टर्स जो हैं हमारी किस ब्रांच के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है।